पाकिस्तान और जापान की तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बहुत सी अहम शख्सियात पेश रही हैं। इनमें से अहम चंद नामों में से एक नाम अशफाक अहमद साहब का है, जो पाक जापान बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर हैं और हम अजय शख्सियत हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सना कैसर। आज हम आपकी मुलाकात अशफाक अहमद साहब से करवा रहे हैं। अशफाक अहमद साहब, अपनी अहम मसरूफियत में से वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जापानी मसनूआत कोरिया और चीन के मुकाबले में महंगी होने के सबब इन्हें सख्त मुकाबले का सामना है। वो लोग जो जापान बिजनेस से वाबस्ता हैं, ये माहौल उनके लिए कितना चैलेंजिंग है? जो लोग जापान उससे वाबस्ता हैं उनके लिए कोई ये चैलेंज नहीं है। वो जो है वक्त के हालात को देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, उसी हिसाब से जिस तरीके से मार्केट में डिमांड होती है, जो चीज़ जिस हिसाब में जा सकती है, वो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। आप किसी ज़माने में स्टील मिल से वाबस्ता रहे हैं, तो फिर बिजनेस में आना कैसे हुआ? मैं इसलिए आया बिजनेस की तरफ क्योंकि स्टील मिल के अंदर मैंने 77 से लेकर काफ़ी अर्से में वहाँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर जो है मैं वहाँ पे रिटायर हुआ, और फिर उसके बाद जो है मैं अपने बिजनेस की तरफ आ गया, क्योंकि मैं जिस तरीके से मेरी वर्किंग थी उस चीज़ को देखते हुए मैं अपने बिजनेस की तरफ आ गया। और फिर मैंने वो वाला बिजनेस किया जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे स्टील मिल के अंदर सबसे ज़्यादा मेन पावर जो है वो स्टील मिल के अंदर थी पाकिस्तान के अंदर। तो सारी मेन पावर्स मैं देखता था, तो इस तरीके से आकर जो है ना मैंने अपना एक इदारा बना लिया, जिसके अंदर अभी भी माशाल्लाह हज़ारों लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। तो वो इस तरीके से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। अशफाक अहमद साहब, स्टील मिल्स तो सोवियत यूनियन के ताउन से बनी थी। क्या आप पाक रूस बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता रहे हैं, और आपका जापान से रिश्ता कैसे कायम हुआ? अच्छा, जिस टाइम पर मैं पाकिस्तान स्टील मिल में था, तो उस वक्त जो है ये मेरा जापान बिजनेस काउंसिल से कोई वो नहीं था। जापान वो स्टील मिल बनने के बाद जापान काउंसिल से मेरी वाबस्ती जो है वो 92 से शुरू हुई है। तो 92 से फिर मैं अपना पाक जापान बिजनेस काउंसिल के साथ मैं चलता रहा। अशफाक साहब, कोरोना वबा के दौर में पाक जापान तिजारत पे किस कदर असर पड़ा है? क्या अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है? कोरोना के हालात पे तो काफ़ी असर पड़ा है, हर जगह हुआ है, मगर ये बासलाहियत लोग हैं। इन्होंने अपना जो भी जानी लॉस या जो भी कुछ हुआ है वो तो अपनी जगह पर है, मगर ये इन्होंने रिकवरी जो है वो की है, और अपनी वर्किंग जो है वो पहले की तरीके से ही है। पिछले चंद वर्षों में हमने देखा कि जापानी बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ कई दीगर मसाइल का सामना है। किसी को रिबेट का मसला है, किसी को ठेके ना मिलने का मसला है, और किसी को दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। इन मसाइल की वजह क्या है, और इनको हल करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? अच्छा, ये ऐसा है कि जो जापानी बिजनेस के लिए या किसी भी मुल्क से लोग जब बिजनेस के लिए आते हैं, तो शुरू के अंदर जो है ना उनको ये परेशानी और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, जो मुश्किलात पैदा करती हैं। मगर अब ये जापान से जो लोग आ रहे हैं या किसी और मुल्क से जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जिनका सेटअप है, ये वक्ती तौर पे तो परेशानी होती है, मगर ये फिर बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को यहाँ पे चलाते हैं, अपने लिए भी रोज़गार लाते हैं, और फिर पाकिस्तानी हमारे मुकामी लोगों को, पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा होता है इस रोज़गार से ना। अशफाक साहब, जापान को इस वक्त हुनरमंदों की ज़रूरत है। पाकिस्तान से हुनरमंद जापान भेजने के लिए पाक जापान बिजनेस काउंसिल क्या इक़दाम कर रही है, और जो हुनरमंद आपका इंटरव्यू देख रहे हैं वो जापान जाना चाहें, तो पाक जापान काउंसिल उनकी क्या मदद कर सकते हैं? पाक जापान बिजनेस काउंसिल जो है वो हमारे नुमाइंदे जो हैं, राना आबिद भी वहाँ पर जापान के अंदर हैं, इरफान भाई हैं, वो जापान के अंदर वाबस्ता हैं, जापान के अंदर ही हैं, और मेरा भी वहाँ जापान आना जाना रहता है। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से लोग जापान जाते हैं, और वहाँ माशाल्लाह उनको अच्छी जॉब्स हैं,
और अच्छी सहूलतें हैं, और ये वहाँ फिर अल्लाह के हुक्म से काम भी बहुत अच्छा करते हैं, इनकी तरफ से कोई शिकायतें भी नहीं आती हैं। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा सेटअप है, और इसमें अनोखी साहब भी हैं, ये राना आबिद हैं, इरफान भाई हैं, जहांगीर खान हैं। अशफाक साहब, जापानी लैंग्वेज सिखाने का कराची में आगाज़ कब हुआ था? इस वक्त जापानी ज़बान को परवान चढ़ाने के लिए पाक जापान कौंसिल क्या इकदाम कर रही है? अच्छा, ये उनको एहसास इसलिए हुआ कि जो यहाँ पे जापानी आएंगे और जो हम पाकिस्तान के अंदर लोगों को जापानी ज़बान सिखा देंगे, तो इसका ये अल्लाह की मेहरबानी से क्रेडिट मेरे को जाता है और हमारे हुसैन इंटरनेशनल कंपनी को जाता है। हमने यहाँ पे जापानी कोर्स कराने के लिए जो है वो इंतज़ामात किए, स्कूल खोले, और लोगों ने बड़ी तादाद में जापानी कॉन्सर्ट आए। हकीम सईद साहब की साहबजादी हैं, ये सब आई, और जापानी लैंग्वेज को हम लेकर चले, और जापानी लैंग्वेज लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से, अब जापानी लैंग्वेज बोलना या सीखना जो है वो अब इतनी मुश्किल बात इसलिए नहीं रही कि अब पाकिस्तानी भी जानते हैं। अशफाक साहब, आप कई स्कूलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं, तो क्या उन स्कूलों में जापानी ज़बान सिखाई जा रही है, और जापानी ज़बान सीखने वालों को लिए इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? ये एजाज़ मुझे ही हासिल है। इसकी ओपनिंग भी हकीम सईद साहब की जो साहबजादी हैं उन्होंने ही की थी, और ये अभी जो कॉन्सर्ट हैं ये भी हैं। तो हमने ज़बानी लैंग्वेज के यहाँ पर वो क्लासें ली, कोर्स लगाए, और लोगों ने जापानी ज़बान सीखी, तो उनको भी यहाँ भी फ़ायदा हो गया, और जिनको चांस मिलता है तो जब वो जापान जाते हैं तो वहाँ उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अशफाक साहब, पाक जापान कौंसिल रफ़ाई सरगर्मियों में भी पेश रही है। कई एम्बुलेंस दी गई हैं, कई अस्पतालों को इमदाद दी गई है। क्या जिन इदारों में ये इमदाद दी जाती है या अतिया किया जाता है, तो क्या वो इनका सही इस्तेमाल करते हैं? 100%। अच्छा, ये इसलिए है कि जिनको हम ये चीज़ें दे रहे होते हैं वो अपना हमें मालूम होता है कि ये इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं शाहिद अफरीदी, हमने शाहिद अफरीदी को भी एम्बुलेंस उनकी अस्पताल के वास्ते भी दी, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम देते हैं, और वो सही इस्तेमाल करते हैं। अशफाक साहब, ओलंपिक्स में हमने देखा कि बहुत से पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स ने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस टैलेंट को उभारने और इन्हें ओलंपिक्स में मुकाबलों तक पहुंचाने के लिए पाक जापान कौंसिल क्या इकदाम कर रही है? अच्छा, इनके लिए हमेशा, इस किस्म के लिए हमेशा जो भी हमारे पास जापान कौंसिल के पास अगर किसी किस्म की अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आता है ना, तो उसकी उस रिक्वायरमेंट को इंशाल्लाह ताला हम 99% बल्कि 100% जो है वो उसकी कोशिश करके उसे पूरी करते हैं ना। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाक जापान कौंसिल क्या इकदाम कर रही है? देखिए, ये पाक विजिलेंस कौंसिल जो है अंदरूनी सिंध के इलाकों में और दूसरे इलाकों में जहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे स्कूल नहीं है या किसी जो भी वहाँ के इलाके के लोगों से मिलते हैं, हम अपने कैंप लगाते हैं, इलाज के सिलसिले में कैंप लगाते हैं, वहाँ पर माली इमदाद करते हैं, जाकर वहाँ पे कंबल जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम जाकर करते हैं ना। अशफाक साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से भी आपके करीबी ताल्लुकात रहे हैं। आप ये बताइए कि तालीम के फ़रोग़ के सिलसिले में आपने उन्हें कैसा पाया? डॉक्टर साहब के लिए तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि भाई ये तो माशाल्लाह इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो तो हम सबको मालूम है, और ये इनसे जो है ना हौसला मिलता है। इनसे मिलने का मतलब ये है कि आदमी अब इनको देखकर अपने आप को ताकतवर समझता है कि यार मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ क्योंकि मैंने इनसे हाथ मिलाया है। तो इनसे बहुत कुछ सीखा है, और अल्लाह की मेहरबानी से लोगों के अंदर रुझान रहेगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग इनके जज्बे के तहत मुल्क की हिफाजत करेंगे
और हर किस्म से जो है ना इनके एहसानात तो कोई उतार भी नहीं सकता। और ये अभी भी मेरे ऑफिस के सामने भी इनका कॉलेज अभी भी है। अशफाक साहब, आपने बचपन बहुत गुर्बत में गुजारा, तालीम हासिल करना दुश्वार रहा, तो फिर ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी मदद से आप कराची के बिजनेस कम्युनिटी के अहम नामों में से एक नाम बनने में कामयाब रहे? अच्छा, मैं ये जिसको आप गुर्बत कह रही है ना, ये गुर्बत नहीं थी, ये हिम्मत थी। अच्छा, ये हौसला था। और मैंने इसके ऊपर जो है ना अपनी गुर्बत जो है, वो अगर गुर्बत ना होती तो शायद आज मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता और मैं कहीं दूसरी जगह पे बात कर रहा होता। उसी गुर्बत की वजह से सब कुछ सीखने को मिला। गुर्बत जो है ना, मजबूरी आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। और यही वजह है, अल्लाह की मेहरबानी से रात दिन 24 घंटे जो मेरा फील्ड है, जो मैं काम करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से हज़ारों लोग इदारे रहे हैं। स्टील मिल के अंदर हज़ारों लोग थे। आज मैं जिस इदारों में काम करता हूँ वहाँ पे भी हज़ारों लोग हैं। तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी रखी हुई है, बड़ा करम है। अशफाक साहब, इस इंटरव्यू का मकसद नौजवान नस्ल को ये बताना है कि कामयाबी का राज है क्या। आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, कामयाबी का जो राज है ना, बहुत छोटा सा राज है। वो ये है कि आपकी सोच, आप कुछ भी नहीं है और आपकी सोच ऊंची है, तो फिर आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे। और आप सब कुछ हो, अरबों करोड़ों पति हो, और आपकी सोच ज़मीन के अंदर दफन है, तो आप फ़कीर हो। ये गरीब अमीर कुछ ही नहीं है। आदमी की सोच होनी चाहिए। आप जिसकी सोच जितनी ऊंची होगी, वो दुनिया में हर चीज़ उसके लिए आसान है। और हमेशा आदमी को वो काम करना चाहिए जो उसको नज़र आ रहा हो कि ये हज़ारों आदमी से नहीं हो रही है ना, वो वहाँ ध्यान दे अपना। क्योंकि वो तो हज़ारों आदमी कर ही लेंगे काम, मगर आप अकेले करके दिखाओ। वो सोच आदमी की हमेशा ऊंची होनी चाहिए। और वही दुनिया में मैंने देखा है कि कामयाब होते हैं। मिलेंगे फिर आपसे एक नई शख्सियत के साथ। उसके लिए आप प्रिज्म न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।